हेलो स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट टेस्ट है वो अभी 22 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। तो पहले टेस्ट में भूगोल विषय के जो आपकी पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम इस मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की जो पुस्तक है उसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पाठों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें मैंने जो पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको शामिल नहीं किया है, उनमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उनके लिए अगर उन पाठों के प्रश्नोत्तर आप देखना चाहते हो, उनके लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे मैं दे दूंगा। वहाँ से जाकर के आप भूगोल विषय की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न एबेसदा वालों में कुछ प्रश्न शुरुआत जो है बहुविकल्पिक प्रश्नों से है। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चर्चिल सैंपल। ख इसका सही उत्तर है इसमें चर्चिल सैंपल। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव समाज एवं प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य की अन्योन्य क्रिया को कहा गया है। तो ये सभी पर्यावरण निश्चयवाद, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व को माता प्रकृति कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भौतिक पर्यावरण को कहा जाता है माता प्रकृति। अगला प्रश्न है, यह विचार कि भौगोलिक वातावरण मानव के क्रियाकलापों एवं सामंजस्य को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, कौन से दर्शन से संबंधित है? तो ये कहलाता है संभववाद, क्योंकि संभववाद में इसमें वातावरण जो है वो मानव को अवसर प्रदान कर रहा है, इसलिए यह है संभववाद। अगला है, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके जो प्रतिपादक थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, वो इसके प्रतिपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आमूलवादी विचारधारा। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग आमूलवादी विचारधारा ने किया। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल में उत्तराधुनिकवाद का जो प्रारंभ है कब हुआ है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1990 के दशक से है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी शाखा मानव भूगोल में नहीं है? तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से अगर देखेंगे हम, विज्ञान है, ये विज्ञान की शाखा है न कि भूगोल की, तो जलवायु विज्ञान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कुछ अति लघुतरात्मक छोटे प्रश्न पहले पाठ के। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण, मानव जनित सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व हैं भू आकृति, जलवायु, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति आदि। अगर आपको पूछ लिया जाए सांस्कृतिक वातावरण के तत्व कौन से हैं, तो वो है ग्रह, गांव, नगर, सड़कें, पत्तन वगैरह। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है? ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। पर्यावरण निश्चयवाद है मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की इसमें प्रधानता होती है, यह विचारधारा है पर्यावरणीय निश्चयवाद। दूसरी है संभववाद। संभववाद में क्या है, प्रकृति के अवसरों के अनुसार मानव के द्वारा अपनी छांट से संभावनाओं का प्रयोग करते हुए प्रकृति पर मानव जब अपनी छाप छोड़ देता है तो वह कहलाता है संभववाद। तीसरी जो विचारधारा थी नवनिश्चयवाद, वो किसने प्रस्तुत की थी? तो नवनिश्चयवाद की विचारधारा प्रस्तुत की थी, वो की थी ग्रिफिथ टेलर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा क्या है? तो इसका उत्तर, या फिर इसको मानवतावादी विचारधारा भी बोलते हैं कल्याणपरक विचारधारा को, तो ये क्या है? तो मानव भूगोल की कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा का संबंध प्रमुख रूप से मानव के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। इसमें आवासन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्षों को भी सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव भूगोल की आमूलवादी विचारधारा में किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया? या मानव भूगोल की रेडिकल विचारधारा में किस सिद्धांत को? अब आमूलवादी विचारधारा है उसको ही रेडिकल बोलते हैं और इसमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का वो प्रयोग किया गया। ये याद रखेंगे, मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया गया। आमूलवादी विचारधारा या रेडिकल विचारधारा में
जो है वो निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या करने के लिए मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया। तो किसके सिद्धांत का प्रयोग किया? उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचारधारा किन तथ्यों पर बल देती है? तो मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचारधारा प्रत्यक्ष अनुभव के साथ मानवीय जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक संबंध संवर्गों के दिक्काल बोध पर अधिक बल देती है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल में स्थानिक संगठन उपागम का उपयोग किस अवधि में हुआ? तो 1950 के दशक के अंत से लेकर के 1960 के दशक के अंत तक हुआ। 1970 के दशक में कौन सी विचारधाराएं आई? तो मानवतावादी, आमूलवादी, रेडिकल विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय 1970 के दशक में हुआ। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? तो अन्वेषण, विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, मानवतावादी, आमूलवादी विचारधाराएं और भूगोल में उत्तराधुनिकवाद। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, या मानव भूगोल के क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं वो है सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल। ये कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे जोड़ेंगे? तो वो जोड़ेंगे हम जनांकिकी नामक सामाजिक विज्ञान से। अगला प्रश्न है, राजनीति भूगोल की दो शाखाएं, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। नेक्स्ट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में 2015, 2017 में आ भी चुका है। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो वो है संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ बड़े प्रश्न इस पार्ट में से, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच में अंतर क्या है? तो भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल भौतिक अथवा प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के मध्य संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरणों और उनके घटित होने वाले कारणों और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में विवेचना करनी है। तो मानव भूगोल की अगर प्रकृति देखें तो उसका मुख्य आधार है भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध है उन दोनों पर यह निर्भर है। मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करके और सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण कर लेता है, जैसे ग्रह, गांव, नगर, सड़क, रेल यातायात, खेत, पत्तन। इन दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व, ये सभी आते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य में। अच्छा, वस्तुतः मानवीय क्रियाकलापों को भौतिक पर्यावरण के साथ मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक पर्यावरण भी प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है, इस कथन को स्पष्ट करना है। तो हम देखेंगे जैसे मनुष्य जो है वो कुछ उपकरण और तकनीकी की सहायता से उत्पादन करता है, उसको हम कहते हैं प्रौद्योगिकी। मनुष्य प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद में प्रौद्योगिकी का विकास करता है और फिर उसका उपयोग करके, और उदाहरण भी दिया हुआ है इसमें, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल की विचारधाराएं। तो 3 विचारधाराएं हैं। पहली है पर्यावरण निश्चयवाद। इसमें मानव और प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की विचारधारा में मानवीय क्रियाकलापों पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण है, इसमें माना जाता है। प्रकृति का नियंत्रण है तो वो कौन सी है? पर्यावरण निश्चयवाद। दूसरे नंबर पर जो आती है वो है संभववाद। इस विचारधारा है मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की इस विचारधारा में मानव की स्वतंत्रता या मानवीय चयन या मानव को प्रकृति अवसर प्रदान करती है, उसको हम बोलते हैं संभववाद। तीसरी विचारधारा जो है वो है इसमें नवनिश्चयवाद। तो यह विचारधारा बताती है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसमें विजय की बजाय हमें यह ध्यान देना है मानव और पर्यावरण दोनों के बीच में अंतर संबंध है वो होने जरूरी है। यानी ये संभववाद और पर्यावरण निश्चयवाद दोनों का बीच का मार्ग है। अगला प्रश्न है, संभववाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मानव पर्यावरण संबंधों के परिणाम स्वरूप विकसित हुई द्वितीय अवधारणा कहलाती है संभववाद। विडाल डिला ब्लास्ट ने इसका प्रतिपादन किया था। अब संभववाद है क्या? इस अवधारणा में प्रकृति है वो प्रकृति प्रदत्त अवसरों का उपयोग मानवीय कल्याण हेतु किया जाता है, जिससे पृथ्वी पर मानवीय कार्यों की छाप पड़ती है, और यह विचारधारा प्रकृति की तुलना में मानव को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। अब ये संभववाद जो है इसकी कोई
विशेषताएं अगर पूछ ले इस तरह से कि भी 4 लक्षण बताइए, 4 विशेषताएं बताइए, तो इसकी विशेषताएं हैं, एक तो प्रकृति ने सर्वत्र संभावनाएं हैं वो प्रदान की है और इन संभावनाओं का उपयोग मानव अपनी इच्छा के अनुसार कर लेता है छांट करके। संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। संभववाद उपागम के अनुसार मानव अपने वातावरण में परिवर्तन करने में भी समर्थ है। इसके बाद में दूसरी विचारधारा हम देखते हैं, एक और रुको और जाओ निश्चयवाद यानी नव निश्चयवाद। आपको पता है ये विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी 1948 में। अब इस विचारधारा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये इस विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। नव निश्चयवाद को हम दूसरा नाम, नव निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, तो रुको और जाओ निश्चयवाद। ये भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है। उनके अनुसार न तो प्रकृति का मानव पर नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त, दोनों एक दूसरे पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। मानव को प्रकृति का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं को नहीं तोड़ना चाहिए और मानव को विकास की योजनाएं क्रियान्वित करते समय प्रकृति के बीच में सामंजस्य की स्थापना करनी चाहिए। तो यह विचारधारा हम अगर कहें तो नव निश्चयवाद जो है वो पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद इन दोनों के बीच का मध्य मार्ग है। यानी ये पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद जो है इन दोनों के बीच का मध्य मार्ग है, वो क्या है, वो है नव निश्चयवाद। अगला प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल में भी आ चुका है, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संभववाद और पर्यावरण निश्चयवाद की तुलना करें, तो दोनों का वर्णन कर दो तो तुलना हो जाएगी। जैसे सबसे पहले हम संभववाद को लेते हैं, तो इसमें प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करके सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण है, इसको हम प्रकृति का मानवीकरण भी कहेंगे। तो परीक्षा में यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है, प्रकृति का मानवीकरण क्या है या मानव का प्राकृतिकरण क्या है। तो प्रकृति का मानवीकरण हो गया संभववाद और मानव का प्राकृतिकरण है वो हो गया पर्यावरण निश्चयवाद। अब अगला जो है पर्यावरण निश्चयवाद यानी मानव का प्राकृतिकरण। इसमें मनुष्य ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं, जिसमें मानव है वो प्रकृति का दास बनकर रहता था। अगला प्रश्न है मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा व्यवहारवादी विचारधाराओं को समझाइए, या फिर मानव भूगोल की जो 1970 के दशक में कौन कौन सी विचारधाराएं आई। तो 3 विचारधाराएं आई थी, उनका वर्णन पूछ सकते हैं तीनों का। 1970 के दशक में मानव भूगोल में 3 विचारधाराओं का उदय हुआ, मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा और एक थी व्यवहारवादी विचारधारा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा। इस विचारधारा का संबंध किससे है, सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से, यानी इसमें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित है। ये पहले हम पढ़ भी चुके हैं इनका वर्णन। तो दूसरी विचारधारा व्यवहारवादी। तो तीनों विचारधाराओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो हल्का हल्का एक बार और देख लेते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव के साथ मानवीय जातीयता, प्रजाति धर्म, इनसे संबंधित दिक्पाल, सामाजिक संवर्गों के दिक्पाल बोध पर अधिक जोर दिया। तो तीसरी विचारधारा रेडिकल, जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं ऊपर के प्रश्नों में। अगला है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्व एक दूसरे से संबंधित हैं। तो जैसे इसका उत्तर आप देख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है। अच्छा, एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा क्या है। हालांकि पहले इसके बारे में और पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों के संदर्भ में जर्मन भूगोलवेताओं द्वारा पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा प्रस्तुत की गई है। इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने सामाजिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण में शुरुआत में मानव पिछड़ा हुआ था और प्रकृति के अनुसार ही मानव है वो कार्य करता था। इसीलिए इसका नाम जो है वो पर्यावरण निश्चयवाद है वो दिया गया। इसमें यह माना जाता है कि जो प्रौद्योगिकी विकास की इस अवस्था में मानव प्रकृति के आदेशों को मानता भी था, बल्कि उसे डरता भी था, प्रकृति की पूजा भी करता था और प्रकृति को माता के रूप में भी देखता था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकृति के मानवीकरण की यानी संभववाद की विचारधारा क्या है। ऊपर वाला प्रश्न जो है वो मानव का प्राकृतिकरण भी पूछा जा सकता है, पर्यावरण निश्चयवाद क्या है या मानव का प्राकृतिकरण क्या है। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण या संभववाद पूछा है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम कि प्रकृति मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है और मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते उनके उपयोग का निर्णय करता होता है। वस्तुतः संभववादियों के लिए मानव की चयन करने की स्वतंत्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, न कि प्रकृति और उसका प्रभाव। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को भलीभांति समझने लगते हैं। वैदिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करके सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी करते हैं और आधुनिक मानव इसी सक्षम प्रौद्योगिकी बल पर पर्यावरण से संबंधित विभिन्न साधनों का प्राप्त करके अनेक संभावनाओं या अवसरों को जन्म देता है और इन संभावनाओं या अवसरों का स्वामी होने के कारण वह उनका उपयोग कर लेता है और सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करके अपनी छाप
छोड़ देता है। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रकृति का जो है वो मानवीकरण हो जाता है। अच्छा, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? अगर इसके बारे में देखें तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में को निम्न पक्षों में हम बांट सकते हैं। मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन प्रदेश में मौजूद, इसके अलावा मानव निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य, समायोजन, मानव और वातावरण के बीच में आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक संबंध और कालिक विश्लेषण। इसके बाद में हमारा पाठ आज अध्याय संख्या आ जाता है 2। पार्ट 2 का मैंने अलग से एक वीडियो और बना दिया है। तीसरे पार्ट का भी एक अलग से वीडियो होगा, तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। उनका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ जा कर के आप पहले टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण यही प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।